ये कहानी है गरीब वसुधा और उसकी 3 मासूम बेटियों की। वसुधा का पति किशोर बहुत ज्यादा शराब पीता था। वो सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ काम करके पैसे कमाने का ख्याल तो कभी उसके मन में आता ही नहीं था। दूसरी तरफ वसुधा चाहकर भी खुद घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसके लिए वसुधा ने अपने घर के बाहर ही एक मूंगफली का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, करारी मूंगफली। चल जल्दी से मूंगफली लेकर आ, आज मेरे दोस्त ने विलायती दी है, वो भी आने वाला है, दोनों साथ बैठकर पियेंगे हम। जा। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और एक बात सुन लो साफ साफ, ये मूंगफलियां बेचने के लिए है, ना कि शराब के साथ तुम्हारे चखने के लिए। अच्छा, तो मुझसे जुबान लड़ाती है तू? हैं? रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी मूंगफलियां, रुक। किशोर वसुधा का मूंगफली का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मूंगफलियां जमीन पर गिर जाती हैं और ज्यादातर पास की नालियों में गिर जाती हैं। अब वो बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। ले, अब बेच। और सुन मेरी बात, तू और तेरी वो मनहूस बेटियां सबके सब निकलो मेरे घर से। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। एक बेटा मांगा था, वो तो तू दे नहीं पाई। इन 3 मनहूसों को मर दिया मेरे सिर पर। सिर पर मर दिया? जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने आज तक इनके पिता होने की? सारा दिन सिवाय शराब पीने के करते क्या हो तुम? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है, मुझसे जबान लड़ाएगी तू? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। किशोर वसुधा के बाल पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तीनों बच्चियां ये सब देखकर सहम गई थी। सबसे बड़ी बेटी छाया ने किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं बाबा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें। किशोर गुस्से में छाया को भी धक्का दे देता है, जिस वजह से छाया को सिर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी किशोर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दोस्त बाहर आ चुका था और किशोर अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, चल यार बाहर ही चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया यार। अरे कहाँ जा रहे हो? छाया को कितनी चोट लगी है? मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वसुधा की बात को अनसुना कर किशोर वहाँ से चला जाता है। छाया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दोनों छोटी बच्चियां विभा और दीक्षा बुरी तरह से रो रही थी। किशोर के मारने की वजह से वसुधा खुद उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और दोनों बच्चियों को प्यार से समझाकर घर में रहने को कहा। इसके बाद वो छाया को लेकर अस्पताल पहुंची, जहाँ डॉक्टर कामिनी ने छाया का इलाज किया और कुछ ही देर में छाया को होश आ गया। अब ये ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। वसुधा डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर कामिनी ने वसुधा से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, 3 छोटी बच्चियां हैं मेरी, और मेरा पति सारा दिन शराब पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए ये दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये कहकर वसुधा जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर कामिनी को वसुधा पर दया आ जाती है। वो अपने पास से वसुधा को सारी दवाइयाँ दे देती हैं, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी? आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो वैसे? मूंगफली का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी उस करम जले ने सड़क पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या होगा। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। मुझे मेरे अस्पताल में सफाई के काम के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी।
देखो, तुम्हारे जो हालात हैं वो तुम्हारी बेटियों को ना देखने पड़े, इसके लिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना होगा। सिर्फ पढ़ लिख कर ही वो अपना भविष्य संवार सकती हैं। मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है। एक बार छाया ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी, और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर कामिनी जैसे उसके लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन से वसुधा कामिनी के अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। जल्दी वसुधा की तीनों बच्चियां स्कूल भी जाने लगी, लेकिन ये सब वसुधा के पति किशोर को पसंद नहीं आ रहा था। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? स्कूल जा रही हैं। अच्छा, इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं, और कल जब मैंने मांगे तो एक ढीला नहीं निकला तेरे पास से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझे? देखो, वो तो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है जो मेरी बच्चियां पढ़ लिख पा रही हैं, वरना जैसे मेरे भाग फूटे तुम्हारे साथ बंध के वैसे इनके भी फूटते। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएंगे? हैं? चुपचाप इन्हें घर में बैठा और घर के काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी जिंदगी तो नरक बन ही गई है, अपनी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, लगता है उस दिन की मार भूल गई है तू, हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली, और अब से तुम एक बात मत भूलना, अगर मुझे या मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाए ना तो सीधे पुलिस के पास जाऊंगी मैं। अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें, अब और नहीं करूंगी। तो क्या कर रही है मेरे घर में? निकल यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यही सही। किशोर को लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी वसुधा उसकी बात का उल्टा जवाब देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। असल में अब वसुधा भी किशोर से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर कामिनी के रूप में एक उम्मीद जो मिल गई थी। मैडम जी, मैंने छोड़ दिया उसे। हर बार धमकी देता था कि घर से निकाल देगा, आज खुद ही छोड़ दिया, उसका घर भी और उसे भी। अब वो जाने और उसका काम जाने, मेरा और मेरी बच्चियों का उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वसुधा, अब तुम रहोगी कहाँ, और तुम्हारी बच्चियां, उन्हें कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी मैडम जी। मैंने यहाँ अस्पताल के पास में ही एक कमरा किराए पर ले लिया है, मेरा आना जाना भी आसान होगा और बच्चियों की भी चिंता नहीं रहेगी। वसुधा की बात सुनकर डॉक्टर कामिनी मुस्कुराने लगती हैं और फिर दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती हैं। तस्वीर देखते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम जी, क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया क्या? नहीं, आज इतने सालों बाद अपनी माँ को देख लिया। लेकिन मैडम जी, आप तो उन्हें इस तस्वीर में हर रोज देखती हैं। मैंने देखा है, हर रोज आप उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती हैं, उसके बाद ही आपका दिन शुरू होता है। नहीं, तस्वीर में नहीं, आज तुम में देख लिया मैंने उन्हें। वसुधा, आज जो तुमने अपनी बच्चियों के लिए किया है, कई साल पहले ठीक वैसा ही मेरी माँ ने मेरे लिए किया था। मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो था, लेकिन सच कहूँ तो आपसे ही हिम्मत मिली है मुझे। वैसे मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो ये सब जो आप बता रही हैं वो कैसे? मतलब तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल एक जैसी है वसुधा। आज मैं और मेरी दोनों छोटी बहनें जो कुछ भी हैं, मेरी माँ की वजह से ही हैं। ये देखो, ये मेरी छोटी बहन शालिनी है, आज ये कंप्यूटर इंजीनियर है, और ये सबसे छोटी बहन मालिनी, ये एक प्रोफेसर है। हम भी बहुत गरीब थे, हमारे पिता भी हमारे लिए सिर्फ मुश्किलें ही लेकर घर आते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपनी मेहनत से हर मुश्किल को छोटा कर दिया और हमें आज इतना बड़ा बना दिया। मुझसे वादा करो वसुधा, तुम भी कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगी, कभी अपनी बच्चियों का साथ नहीं छोड़ोगी, जैसे मेरी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। वसुधा ने डॉक्टर कामिनी की तरफ हाथ बढ़ाया और सिर हिलाकर हाँ कहा। उस वक्त भले ही उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। सरला के पति ने गांव में सरला और गोद की बच्ची को बेसहारा छोड़कर दूसरी शादी कर ली और गांव छोड़कर चला गया। सरला का गांव में भी कोई नहीं था, पर शहर में उसकी मौसी रहती थी, इसलिए सरला उनके पास शहर आ गई। ये ले, बोतल में दूध भर दिया है। अब तू तो जानती है सरला, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। अब दूध ही ले लो, 60 रुपए किलो हो गया है। मुझे गलत मत समझना, मैं इस बोतल के दूध के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर वैसे भी पति छोड़कर दूसरी के साथ भाग जाए तो औरत की जिंदगी नरक बन जाती है। मौसी, मुझे मौसा जी से कहकर कोई काम दिलवा दो और रहने की थोड़ी जगह दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। देख सरला, मेरे भी अपने बेटा बहू परिवार हैं, मैं तुझे यहाँ रहने की हामी नहीं भर सकती। बाकी थोड़ी बहुत रोटी सब्जी दूध बांध देती हूँ, तू कहीं जाए तो रास्ते में तेरे काम आएगा। रुक, मैं रसोई से लेकर आती हूँ।
सरला जब मौसी का व्यवहार देखती है तो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। अरे ये कहाँ गई? चलो अच्छा है बला टली, खुद ही चली गई। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? या तो वापस गांव चली जाती हूँ, पर टिकट के पैसे भी तो नहीं है। मुझे कोई काम ढूंढना होगा। भैया कोई काम मिलेगा, कुछ भी? अरे नहीं है कोई काम वाम, चल जा यहाँ से। यहाँ तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे प्रभु, मुझ गरीब की सहायता करो। हाँ लाखन, जल्दी जल्दी आलू छील, 300 समोसों का ऑर्डर पूरा करना है। बिशन भी बीमार है और छुट्टी पर है। तुझे मेरे साथ लगना होगा ताकि जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाए। भैया जी कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कुछ भी काम मिल जाए आपकी दुकान पर। कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको रुको, समोसे बनाने आते हैं? हाँ भैया जी, हमारे गांव में सब लोग तीज त्योहार पर घर पर ही सारे पकवान बनाते हैं। तो ठीक है, पहले आलू छीलने में लाखन की मदद करो, फिर ये मसाला बनाकर देगा, तुम समोसा भरती जाना, ठीक है? बाकी काम मैं समझा दूंगा। बच्ची को वहां सामने बोरी बिछाकर लिटा दो। सरला हलवाई की दुकान पर समोसे बनाने के काम में लग गई और जैसे जैसे वो हलवाई उसे समझाता, सरला बिल्कुल समझदारी से वो काम करती। शाम के वक्त वीरेंद्र भैया, सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और गिनकर पैक भी कर दिए हैं। भाई वाह, अभी तो 5 बजने में आधा घंटा बाकी है और समोसे बनकर तैयार भी हो गए। बहन, तुमने बहुत अच्छा और सफाई से काम किया है। ये लो अपनी मेहनत के 100 रुपए रखो। भैया जी, आज तो आपने काम दे दिया, पर शहर में मुझे कोई नहीं जानता। अगर मेरे लायक कोई और काम भी हो तो बता देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन, तुम 1-2 दिन में आकर पता कर लेना। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वीरेंद्र भैया, सामने रेलवे स्टेशन पर कई समोसे बेचने वाले हमसे समोसा लेकर बेचते हैं, क्यों ना इसे भी वही काम दे दिया जाए? इसका भी भला हो जाएगा और आपका भी मुनाफा होगा। हाँ लाखन, ये बहन मेहनती तो दिखाई पड़ती है, साथ ही शरीफ और ईमानदार भी लगती है। उसे वापस बुलाकर ला जरा। भैया जी आपने बुलाया? हाँ बहन, मैं सोच रहा था कि तुम्हें काम की जरूरत है, तुम्हारे साथ छोटी बच्ची भी है, कहां कहां इसे लेकर भटकोगी? सामने रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचने का काम अगर तुम करना चाहो तो तुम मेरे से समोसे लेकर रेलवे स्टेशन पर बेच सकती हो। हाँ भैया जी, मैं ये काम कर सकती हूँ। अब मुझे अपनी बच्ची को पालने के लिए मेहनत करनी ही होगी। तो ठीक है, तुम आज से ही इस काम पर लग जाओ और समोसे बेचने शुरू कर दो। सरला रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचने लगी। एक हाथ में वो अपनी गुड़िया को उठाई सुबह से शाम तक समोसे बेचती थी और शाम को वीरेंद्र को पूरी ईमानदारी से हिसाब देती थी। भैया जी, ये आज का हिसाब एक बार गिन लेते। सरला बहन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। तुम पिछले 3 महीने से रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक मेहनत करके समोसे बेचती हो और टाइम पर शाम के वक्त मेरा पूरा हिसाब करती हो। भैया जी, वो जो कमरा आपने बताया था, मैंने 100 रुपए किराए पर ले लिया है। ठीक किया। फुटपाथ पर छोटे बच्चे के साथ इधर उधर भटकने से अच्छा है एक ठिकाना तो मिला तुम्हें। सरला इसी तरह एक दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेच रही थी। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे ले लो। ओ बेटा, हाथ अंदर करके बैठो, गाड़ी चल पड़ी है। ओ चोरनी, मेरे बच्चे को उठाकर भाग रही थी। बच्चा चोर! मैं बाथरूम क्या गई, ये औरत मेरे बच्चे को अकेला देखकर चुराने लगी। नहीं नहीं बहन, वो तो गाड़ी चलने लगी थी तो बच्चे को मैं हाथ अंदर करने के लिए बोल रही थी। क्या हुआ सुधा, ये शोर कैसा? मैं नीचे से पानी की बोतल लेने गया था। अजी, ये चोरनी हमारे बच्चे को बहलाकर अपने साथ ले जा रही थी। सरला, गुड़िया के बापू। अरे छोड़ो ना सुधा, ट्रेन चलने वाली है, चलो गुस्सा मत करो, जाने दो, बैठ जाओ। चोरनी कहीं की। अपने पति को किसी और औरत के साथ देखकर सरला की आंखें भीग गई, पर वो खून का घूंट पीकर गाड़ी से नीचे उतर गई। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और सरला मीलों दूर तक गाड़ी को जाते देखती रही और वापस दुकान पर आ गई। लाखन, ये कौन है जो वीरेंद्र भैया को हिसाब के पैसे दे रही है? अरे ये सरला है, तू जब छुट्टी पर था तो तेरे पीछे वीरेंद्र भैया ने इसे काम दिया है। बेचारी गरीब सारा दिन प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचती है। अच्छा तो ये बात है, चलो बढ़िया है। बिशन, वो तुझे मैंने शादी वाले घर का पता लिखवाया था, ये मिठाई के डिब्बे वहां भिजवाने हैं। अच्छा सरला बहन, जिनके आज यहां शादी का कीर्तन है वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, उन्हें शादी के छोटे मोटे काम के लिए एक औरत चाहिए। तुम चाहो तो चली जाओ, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। बिशन जा रहा है, वो तुम्हें वहीं छोड़ देगा। ठीक है भैया जी, मैं चली जाती हूँ। सरला बिशन के साथ शादी वाले घर में चली जाती है। जी, ये वीरेंद्र भैया ने मिठाई के डिब्बे भिजवाए हैं
और ये सरला है। आपको घर के कामों के लिए एक औरत की जरूरत थी तो वीरेंद्र भैया ने इसे भेजा है। अच्छा, मिठाई के डिब्बे ही अंदर रख दो और सरला तुम रसोई में चली जाओ, वहां नाश्ते की प्लेटें रखी हैं, मेहमानों के आगे लगानी है। बिशन मिठाई के डिब्बे मेज पर रखते हुए वहां पर एक घड़ी देख लेता है और चोरी की नीयत बना लेता है। ये घड़ी तो बहुत सुंदर है, किसी को क्या पता चलेगा, चुपचाप जेब में डाल लेता हूं। अच्छा मालकिन जी, मैंने मिठाई के डिब्बे अंदर रख दिए हैं, सरला अपने आप घर चली जाएगी, मैं चलता हूं। थोड़ी देर बाद, मम्मी मेरी महंगी वाली ब्रांडेड वॉच नहीं मिल रही, मैंने यही मेज पर रखी थी कि तैयार होकर पहनूंगा। तुम्हारी घड़ी ऐसे कहां जा सकती है, हम सब तो घर के ही हैं, अभी मेहमान भी नहीं आए हैं। देखो इधर उधर ही कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। मम्मी मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है घड़ी। ये औरत आज ही काम पर आई है, कहीं इसी ने तो नहीं चुरा ली। इधर आ, सच सच बोल, घड़ी तू नहीं चुराई है ना? नहीं, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूं। मेरी गुड़िया के सिर पर हाथ रखकर मैं कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे तुम लोग झूठ बोलने के लिए अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा लेते हो। बेटा पुलिस को बुला, तभी ये सच बोलेगी। सरला रोने लगती है तभी। रुक जाइए, असली मुजरिम सरला बहन नहीं, ये बिशन है। इसी ने आपके घर से घड़ी चुराई है, इसलिए मैं इसे खुद पकड़ कर लाया हूं। आपके घर मिठाई के डिब्बे रखकर जब ये दुकान पहुंचा। बिशन, तेरे हाथ में इतनी महंगी घड़ी कैसे आई? जब तू मिठाई के डिब्बे देना गया था तब तो तेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। अरे तू क्यों इतनी जासूसी कर रहा है, अपने काम से काम रख। लाखन सही कह रहा है बिशन, ये घड़ी तुम्हारे पास कहां से आई, सच सच बताओ। कहां से आई मतलब? वीरेंद्र भैया मैं घड़ी खरीद भी तो सकता हूं। लाखन, इतनी महंगी घड़ी तुम इतनी आसानी से नहीं खरीद सकते। ये घड़ी कम से कम 50,000 रुपए की है। सीधी तरह बता दो कि तुमने ये घड़ी कहां से चुराई है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और फिर बिशन ने सच बोल दिया और मैं इसे यहां ले आया। सरला बहन चोर नहीं है, मैं सरला बहन को पिछले कई महीनों से जानता हूं। माफ करना बेटी, मेरे से गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं मालकिन, आपकी घड़ी मिल गई, मुझे ये सुकून है। वीरेंद्र भैया, आज आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगने से मुझे बचा लिया, अगर आप ना होते तो। वीरेंद्र जी, अगर ये वाकई में मेहनती है तो क्यों ना ये हमारे घर पर ही काम पर लग जाए, मैं इसे अच्छी पगार दूंगी। ये तो सरला बहन के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सरला बहन, तुम यहां काम करके अपनी गुड़िया की देखभाल और अच्छे से कर पाओगी। वीरेंद्र बिशन को पुलिस के हवाले कर देता है और सरला उसी घर में काम पर लग जाती है और अपनी बच्ची की देखभाल करते हुए दिन गुजारने लगती है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सारा शहर अंधेरे और सन्नाटे की आगोश में था। शहर का अनाथालय अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां का चौकीदार भी नींद में ऊँघ रहा था। अनाथालय में एक साया धीरे धीरे बाहर के गेट की ओर बढ़ रहा था। गेट पर पहुंचकर वो साया गेट पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद पड़ा। उसके कूदने की आवाज से चौकीदार हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाया, कौन है, कौन है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। चौकीदार समझ गया कि अनाथालय का कोई लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज से अनाथालय के दूसरे लोग भी जाग गए, मगर तब तक वो लड़का काफी दूर निकल चुका था। उस भागने वाले लड़के का नाम सचिन था। उसकी उम्र 12 साल थी। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां दिल्ली जाने वाली ट्रेन रुकी हुई थी। लड़का उसी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में सब लोग सोए हुए थे, केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी जगा हुआ था। क्यों बे छोकरे, घर से भागा है क्या? नहीं, घर से नहीं, अनाथालय से भागा हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात को भाग आया है, हैं? क्योंकि वो अनाथालय नहीं, कसाई खाना था। वहाँ दिन भर हमसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। छोटी छोटी गलतियों पर बेंच से पीटा जाता था। कभी कभी तो दिन भर हमें खाना भी नहीं दिया जाता था और मार पड़ती थी सो अलग। ओह, तो अब क्या सोचा है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जहाँ रास्ते ले जाएं। इस तरह सचिन और वो आदमी बातें करते रहे और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई। सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। चल भाई, अपना स्टेशन तो आ गया, हम चलते हैं, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया, मगर सचिन स्टेशन पर ही रुक गया। दिल्ली तो पहुंच गया, अब यहाँ क्या करूं? तभी उसकी नजर कुछ और लड़कों पर पड़ी। उनकी उम्र भी सचिन जितनी ही थी। वो सब स्टेशन पर बिखरी प्लास्टिक की बोतलों को जमा कर रहे थे।
मैं भी इन बोतलों को जमा करके बेचूंगा। उस दिन से सचिन स्टेशन पर ही रहने लगा। वो दिन भर खाली बोतलें जमा करता और शाम को उन्हें बेचकर वहीं स्टेशन पर ही सो जाता। एक रात स्टेशन लगभग खाली था। वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। सचिन भी सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सचिन उठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक 5 साल की लड़की बेंच पर बैठी रोती नजर आई। सचिन उठकर उसके पास गया। कौन हो तुम और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची कुछ न बोली, सिर्फ रोती रही। रात भर सचिन ने उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढा। उसने स्टेशन पर एक एक आदमी से पूछा, मगर उसके हाथ कुछ न लगा। यहाँ तक कि सुबह होने को आई। अंत में सचिन उस स्टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। अरे ऐसे बच्चे यहाँ कई बार मिले हैं। इन्हीं के माँ बाप इन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। कमबख्त बच्चे तो पैदा कर लेते हैं मगर पाल नहीं सकते, तो यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और हमारी मुसीबत बढ़ाते हैं। मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, वही आकर इस बच्ची को अनाथालय में भर्ती करवा देगी। अनाथालय का नाम सुनते ही सचिन भीतर तक कांप गया। उसे अपने अनाथालय के दिन याद आ गए। अगर मैंने इस बच्ची को यहाँ छोड़ा तो ये लोग इसे अनाथालय में छोड़ आएंगे और वहाँ न जाने इस मासूम के साथ कैसा सलूक होगा। नहीं, मैं इस बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचकर सचिन उस बच्ची को लेकर चुपके से वहाँ से निकल गया। सुबह के 10 बज गए थे। सचिन चला जा रहा था। तभी बच्ची ने कहा, भूख लगी है। सचिन ने अपनी जेब टटोली। कुल 20 ही रुपए थे। बच्ची को लिए वो एक कुलचे वाले के पास गया और उस बच्ची को 1 प्लेट कुलचा दिलवाया। बच्ची कुलचा खाते हुए सचिन से बोली, भैया तुम भी खाओ, तुमको भी भूख लगी होगी ना, लो मैं तुमको खिलाती हूँ। इतना कहकर बच्ची सचिन को खिलाने लगी। सचिन की आंखों में आंसू आ गए। इतने प्यार और अपनेपन से आज पहली बार किसी ने उसे बुलाया था। बच्ची के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुनकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला था। अब चाहे जो हो जाए, आज से ये मेरी बहन है। इसकी खुशी के लिए मैं हर काम करूंगा। खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दूंगा, मगर अपनी बहन को कोई दुख नहीं आने दूंगा। खाने के बाद सचिन अपने और अपनी बहन के सर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक झुग्गी मिल गई। मकान मालिक दयालु था। उसने अगले महीने पैसे लेने की बात मान ली। सचिन अपनी बहन के साथ वहाँ रहने लगा। रहने का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे कोई काम ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी बहन का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करा पाऊँ। अपनी बहन को मैं खूब पढ़ाऊंगा। इतना सोचकर काम की तलाश में निकल पड़ा। महज 12 साल का होने के कारण उसे कोई काम नहीं दे रहा था। दिन भर भटकने के बाद वो एक छोटे से होटल में गया। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम टेकचंद था। टेकचंद के भी आगे पीछे कोई नहीं था। सचिन टेकचंद के पास गया और उससे काम मांगा। अरे तू इतनी सी उम्र में काम क्यों करना चाहता है? मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों, तू खुद नहीं पढ़ना चाहता? चाहता तो हूँ, मगर पढ़ाई लिखाई इस भेजे में घुसती नहीं है। कोई काम दे दो ना सेठ। सेठ को सचिन ईमानदार लगा। उसने उसे काम पर रख लिया। अब सचिन दिन भर काम करता और उसकी बहन सेठ के साथ खेलती थी। इस तरह महीना भर गुजर गया। जिस दिन सचिन को पहली पगार मिली वो बहुत खुश हुआ। सेठ जी, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। मुझे अपनी बहन का एडमिशन करवाने जाना है। उसे छुट्टी मिल गई। अगले दिन सचिन अपनी बहन के साथ होटल आया। अरे इसे तो स्कूल में होना चाहिए, इसे यहाँ क्यों लाया है? इसका दाखिला नहीं हुआ सेठ जी। क्यों? हमारे माँ बाप नहीं है ना, बिना माँ या पिता के साइन के इसका दाखिला नहीं हुआ। अरे एक साइन नहीं हुआ तो क्या इसकी पढ़ाई रुक जाएगी? चल मैं चलता हूँ स्कूल, मैं बनूंगा तुम्हारा गार्जियन। देखते हैं दाखिला कैसे नहीं मिलता। फिर से टेकचंद ने उनका गार्जियन बनकर सचिन की बहन का दाखिला करवाया। फॉर्म में सचिन ने अपनी बहन का नाम स्वाति लिखवाया। ये नाम सचिन ने ही उसे दिया था। वक्त का पहिया घूमता रहा। सचिन और स्वाति धीरे धीरे बड़े होने लगे। स्वाति पढ़ाई में काफी होशियार थी। एक एक कर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उसने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। फिर अपनी काबिलियत के दम पर स्वाति का दाखिला शहर के मेडिकल कॉलेज में हो गया। सचिन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सचिन सबसे कहता था, मैं तो कुछ न बन पाया, मगर अब मेरी ये बहन डॉक्टर जरूर बनेगी। उधर टेकचंद की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो अब होटल कम ही आता था। उसने अब सचिन को होटल का मैनेजर बना दिया था। उसे सचिन पर अपने बेटे की तरह भरोसा था। एक दिन, सचिन बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि मेरे मरने के बाद इस शरीर को आग कौन देगा। भगवान ने तुझे भेजकर वो कमी पूरी कर दी है बेटा। मेरा बेटा है तू। आज से मैं ये होटल और घर तेरे नाम करता हूँ। आज से इनका मालिक तू है बेटा। बस एक वादा करना, मैं जिधर भी मरूं मेरी चिता को तू ही आग लगाना। सचिन की आंख भर आई और गला भर्रा गया। वो कुछ बोल नहीं सका। तकदीर भी कितनी अजीब होती है। जब नहीं था तो कोई नहीं था, अब मिले तो बहन और पिता दोनों मिल गए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद टेकचंद का देहांत हो गया। टेकचंद का अंतिम संस्कार करने के बाद सचिन ने होटल का धंधा संभाला।
उसने देखा कि छोटा होटल होने के कारण यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, इसलिए उसने बैंक से लोन लेकर पहले होटल को सजाया संवारा। उसने होटल की काया ही पलट दी। अब वो कोई छोटा मोटा होटल नहीं रहा, बल्कि शहर का जाना माना रेस्तरां बन गया। इसके बाद तो सचिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और फिर कुछ ही सालों में उसने टेकचंद होटल एंड रेस्टोरेंट्स के नाम से शहर और आसपास कई सारे होटल्स की चेन खड़ी कर शहर का जाना माना रईस बन गया। किसने सोचा था कि अनाथालय से भागने वाला वो 2 हाथ का छोकरा सारे शहर पर राज करेगा। उधर स्वाति की मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसने अपने पूरे बैच में टॉप किया था। उस दिन स्वाति को इनाम मिलना था। सारा हॉल लोगों से भरा हुआ था। कॉलेज के डीन ने स्वाति को सम्मानित किया। आज मुझे मिले इस इनाम की हकदार सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरे भैया सचिन भी हैं। अगर उस दिन भैया मुझे स्टेशन से नहीं उठाते तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। फिर स्वाति लोगों को अपनी सारी कहानी सुनाती है और अंत में कहती है, अगर भैया चाहते तो मुझे वहीं अनाथालय जाने के लिए छोड़ सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा। सारी जिंदगी तकलीफों का सामना करते रहे, मगर मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने मेरे सचिन भैया जैसे फरिश्तों को बनाया जो उनकी कमी को पूरा कर सके। बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की भीड़ में बैठे सचिन का सर गर्व से और ऊंचा हो गया।